हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, तो वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोग क्या देख रहे थे, तो वर्णमाला में हमने आप लोगों को बताया था स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि स्वर को कैसे कैसे बांटा जाता है। आज जो उसका भाग है, उस भाग में किस तरह से छोटे छोटे भाग हुए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए मेरे दोस्त, आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक होने वाला है, या मुख्य जिस पर चर्चा होने वाली है वह क्या रहेगा। तो आज का टॉपिक बनेगा आप लोगों का स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, आइए देखिए, स्वरों के वर्गीकरण में हम लोग देखने वाले क्या हैं, तो स्वरों के वर्गीकरण में देखने वाले हैं, पहला वाला हम लोग देखेंगे। स्वरों के वर्गीकरण में जो हम लोगों का पहला वाला भाग बनेगा उसका नाम रहेगा, देख लेते हैं उसका नाम क्या रहेगा। तो उसका हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, तो आप लोग पहला वाला देखे होंगे कालमान के आधार पर। पहला वाला क्या देखेंगे, कालमान के आधार पर। देखिए, काल मान, कालमान या इसी का दूसरा नाम है कालमान का ही, कालमान या किसके आधार पर, कालमान के आधार पर, या तो देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर। कालमान या उच्चारण के आधार पर। कालमान या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया है, तो कालमान या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया, स्वरों को 3 भाग में बांटा गया। आइए देखिए, कालमान या उच्चारण कहते किसे हैं, तो काल का अर्थ होगा समय, मान का अर्थ होगा मान। किसका समय या किसका मान, तो मान का समय, मतलब एक बार उच्चारण करने में एक स्वर को एक बार में उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसी को कहते हैं कालमान या उच्चारण। ठीक है, किसी भी स्वर को उच्चारण करने में लगने वाला समय, एक स्वर के उच्चारण में जो समय लगेगा वही क्या होगा, कालमान होगा या उच्चारण होगा। ठीक है, तो एक स्वर को उच्चारण करने में एक बार जो पलक झपकाने में समय लगता है उसी को कहते हैं उच्चारण काल। उसी को क्या कहते हैं, उच्चारण काल कहते हैं। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर, यहां पर छूट गया है, देखिए उच्चारण हंसपाद चिन्ह, ऐसे उच्चारण काल। ठीक है, एक बार स्वर को उच्चारण करने में या स्वरों का एक बार में उच्चारण करने में लगने वाला जो समय होता है उसे ही कहते हैं उच्चारण काल, या उसी को कहते हैं कालमान। ठीक है, तो कालमान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला वाला आपको मिलेगा ह्रस्व स्वर, पहला वाला मिलेगा ह्रस्व स्वर। दूसरा वाला आपको मिलेगा दीर्घ स्वर, पहला वाला ह्रस्व स्वर, दूसरा वाला दीर्घ स्वर, तीसरा वाला प्लुत स्वर। आगे देखिए, इस ह्रस्व स्वर का और एक नाम है, उसका नाम है एक मात्रिक स्वर, इसका नाम है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इसका नाम है त्रयमात्रिक स्वर, त्रयमात्रिक स्वर। ठीक है, इसी ह्रस्व स्वर का एक और नाम है लघु स्वर, लघु स्वर। इसको हमने आप लोगों को कहां बताया था, तो याद है आपको, हमने पढ़ाया था छंद, उस छंद में इसको बताया था। इसको कहेंगे लघु, तो इसको कहेंगे गुरु स्वर, इसको
लघु कहेंगे तो इसको कहेंगे गुरु स्वर, इसको कहेंगे वैदिक स्वर, इसको क्या कहेंगे, वैदिक स्वर, यह इसका नाम है। ठीक है, समझिए क्या है कालमान या उच्चारण क्या है, उच्चारण काल क्या है, किसी भी एक स्वरों का उच्चारण करते समय एक बार पलक झपकने के समय उच्चारण करने के समय साथ साथ एक बार जो पलक झपकती है या एक बार पलक झपकने में किया गया उच्चारण ही उच्चारण काल कहलाता है। ठीक है, या कालमान कहलाता है। अब कालमान के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 3 प्रकार के। पहला वाला ह्रस्व स्वर, दूसरा वाला दीर्घ स्वर, तीसरा वाला प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व का अर्थ होगा छोटा, ह्रस्व का अर्थ क्या होगा, छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, सुनिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे एक मात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे द्विमात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे त्रैमात्रिक। क्या कहते हैं, त्रैमात्रिक। या तो इसी को कहेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे या एक बार पलक झपकने के समय इतना समय लगे उसे कहेंगे ह्रस्व। जिसको ह्रस्व स्वर से एक मात्रा ज्यादा या एक बार पलक झपकने की क्रिया के ज्यादा समय लगे, यानी 2 बार पलक झपकने की क्रिया के साथ उच्चारण हो उसे दीर्घ, तथा जिसे 3 बार हो उसे क्या कहेंगे, प्लुत। उसी तरह से लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, वैदिक माने जिस स्वर का उच्चारण या प्रयोग वैदिक समय में किया जाता था उसे कहते हैं वैदिक स्वर। ठीक है, आइए देखिए आगे क्या देखेंगे, इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, ह्रस्व स्वर में किसको शामिल किया जाता है, दीर्घ स्वर में किसको शामिल किया जाता है और प्लुत स्वर में। वैसे तो हम लोग देखें कि स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 10, वैसे 11, ठीक है, सामान्यतः 11 स्वर, मुख्य रूप से कितना स्वर, 10, अयोगवा को जोड़कर कितना स्वर हो जाता था, 13। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं ह्रस्व स्वर में किसको शामिल किया जाएगा, दीर्घ स्वर में किसको शामिल किया जाएगा और प्लुत स्वर में किसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आपको कालमान या उच्चारण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। अब इसमें कौन कौन आता है, तो आइए देखिए, ह्रस्व के साथ में, ह्रस्व में या ह्रस्व के साथ में किस किस स्वर को रखा जाता है, तो आपको मिलेगा ओ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री। 4 को मिल गया। आपको 11 में से 4 यहां मिला था, 7 को यहां मिलेगा, उसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन मिलेगा, तो इसमें मिलेगा अ का बड़का भैया आ, ठीक है, छोटी तो यहां पर मिलेगी बड़ी, यहां पर छोटा ऊ मिलेगा बड़ा ऊ, ठीक है, फिर मिलेगा ए, आई, ओ, औ। हो गया। देखिए 4 3 7 7 4 11 स्वर को हमने बता दिया, 11 स्वर आपको मिल गया। आगे देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। प्रश्न पूछेगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। फिर पूछेगा कि प्लुत स्वर की संख्या है, तो बहुत लोग बताते हैं प्लुत 1 है। प्लुत 1 नहीं है, वैदिक संस्कृति में 1 है या वैदिक संस्कृत में 1 है। वैसे जिस भी स्वर को लिखकर उसके बाद, किसी भी स्वर को लिखकर उसके बाद अवग्रह का या हिंदी के 3 का चिन्ह लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। जैसे में यदि अ लिख कर हम अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे तो यह भी क्या हो गया, प्लुत हो गया। या अ लिख कर यहां पर हम 3 जैसा चिन्ह बना देते, यह भी क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा या प्लुत हो जाएगा।
आपको बहुत स्थान पर मिलेगा एक शब्द इसके उदाहरण में, और वह शब्द मिलता क्या है, तो आपको मिलेगा ओम। ठीक है, इस तरह भी मिलता है और ओम इस तरह भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों उच्चारण सही है। अब देखिए इसमें ओम क्या हुआ, ओम पूरा नहीं हुआ, ओम इसमें पूरा नहीं हुआ, इसमें ओम होगा क्या, तो जिस मात्रा के बाद या जिस किसके बाद, जिस स्वर के बाद यह चिन्ह लग जाएगा, उसके पहले का स्वर, जिस स्वर के बाद यह चिन्ह लग जाएगा उस चिन्ह के पहले का स्वर क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। जैसे आगे देखिए, उच्चारण करिए, अ आ अ आ आ, उच्चारण हुआ अ आ। अब इसी को अ को कहेंगे अ, जैसे किसी को बुलाना हो मोहन, देखिए मोहन को बुलाने का तीन तरीका रहेगा मेरे दोस्त, कैसे, ह्रस्व में, दीर्घ में, प्लुत में, कैसे बुलाएंगे, तो देखिए यदि मोहन पास में बैठा है तब क्या कहेंगे, मोहन सुन लेगा, कहीं दूर है, थोड़ा सा दूरी है, मोहन तभी सुन लेगा, थोड़ा से और दूर है, एकदम दूर है, कहेंगे मोहन, कहेंगे ना मोहन, मोहन। इस मोहन में देखिए, इस जो मोहन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इस मोहन शब्द का देखिए, यह जो मोहन शब्द है, इसी मोहन के इस न का जो अ है, न प्लस अ, इस अ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्लुत कर दे रहे हैं, दीर्घ कर दे रहे हैं, ह्रस्व कर दे रहे हैं। देखिए मोहन, मोहन, मोहन उच्चारण करेंगे तो इसमें मिलेगा ना, तो कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया, और कालमान के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया, तीन भाग में, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 7, पूरे स्वरों की संख्या 11, तो 7 4 11। किसी भी स्वर को प्लुत बनाया जा सकता है उसके बाद, उस स्वर को लिखने के बाद अवग्रह का चिन्ह लगाकर या हिंदी के 3 अक्षर का चिन्ह लगाकर किसी भी स्वर को क्या बनाया जा सकता है, प्लुत बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। हो गया स्क्रीनशॉट दोस्त, चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर आगे बढ़ेंगे। आप लोग साथ में लिखिए और स्क्रीनशॉट बनाने का काम करिएगा, ठीक है, साथ में लिखते भी रहेंगे, स्क्रीनशॉट भी बनाते रहेंगे, और कमेंट में जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे भी, यह आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जितना हमको करना है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्या करिए, उसको लिखते भी रहिए और कमेंट में बताइए, और जो नहीं आ रहा है उसको पूछिए तथा साथ में लिखिए। चलिए तब आगे अब देखेंगे क्या, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अगला वाला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भाग में किया जाता है, तो इसको देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भाग में किया जाता है। कितने भाग में, 2 भाग में, जो आपके का है सामने प्रस्तुत है। आगे चलिए देखिए, उत्पत्ति का अर्थ समझते हैं। उत्पत्ति का मतलब यह कि किसी भी वस्तु को कहां से लाया गया। ठीक है, तो स्वर जहां से आते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। अब क्या आता है, स्वर, तो स्वरों की उत्पत्ति का स्थान क्या होता है, तो स्वरों की उत्पत्ति का स्थान 2 होता है। मूल स्वर होंगे, या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा जाएगा, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भाग में बांटा जाएगा। कितने भाग में, 2 भाग में। पहला वाला आपको मिलेगा मूल स्वर, पहला वाला मिलेगा मूल स्वर, दूसरा वाला आपको मिलेगा मूल स्वर के बाद संयुक्त स्वर,
दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा, मूल स्वर। दूसरा वाला संयुक्त स्वर या इसी को कहते हैं संधि स्वर। इसी को क्या कहते हैं, संधि स्वर। आपको मिला क्या मेरे दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में, पहला वाला मूल स्वर, दूसरा वाला संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो स्वयं में पूर्ण हो, स्वयं में का हो, पूर्ण हो। ऐसे स्वर जो स्वयं में पूर्ण हो उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जो एक बार में ही पूर्ण हो जाते हो या एक बार के बाद उनको बदला नहीं जा सकता, उसे कहते हैं मूल स्वर। अब देखिए उन्हें क्या कहेंगे, मूल स्वर। अब मूल स्वरों की संख्या कितनी है इसको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे स्वर जो मूल स्वर के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को बांटा गया दो भाग में, पहला वाला मूल स्वर, दूसरा वाला संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। देखिए मूल स्वरों की संख्या मेरे दोस्त 4 कौन कौन से हैं, तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री, यह आपके क्या है, मूल स्वर। जबकि संयुक्त स्वर में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आएगा ए, फिर ऐ, ओ, औ। गिनिए मेरे दोस्त, यह 7 हो गया कि नहीं हुआ, तो यह आपका 7 हो गया। देखिए 3 4 3 7। मूल स्वर की संख्या 4, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 7। अब देखिए कहेंगे कि इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, तो आ का निर्माण हुआ है अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अ प्लस ई बराबर ए, फिर अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ऊ या ऊ बराबर ओ। ठीक है, अ प्लस ओ बराबर औ। यह जो आपके स्वर कैसे बने हैं संयुक्त स्वर, यह बन गए आपके। या संयुक्त स्वर या संधि स्वर में अ किससे किससे मिलकर बना है, ई किससे किससे मिलकर बना है, ऊ किससे किससे मिलकर बना है, ए किससे मिलकर बना है, ऐ किससे मिलकर बना है, ओ किससे मिलकर बना है, औ किससे मिलकर बना है। ठीक है, यह तो रही आपके समक्ष प्रस्तुत की गई बात। लेकिन अब इसमें अब हमको देखना है उत्पत्ति के आधार पर स्वर को बांटा गया दो भाग में, संयुक्त स्वर और मूल स्वर। अब इसमें से देखेंगे क्या, इसमें क्या देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे अ के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अ को देखते हैं क्या, अ को दो नाम और दिया जाता है। अ को शहीद स्वर कहा जाता है, अ को शहीद स्वर। प्रश्न पूछता है कई बार कि शहीद स्वर किसे कहते हैं, तो अ को शहीद स्वर कहते हैं। अ को क्या कहते हैं, शहीद स्वर कहते हैं। अ को और क्या कहते हैं, तो अ को उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। अ को शहीद स्वर भी कहते हैं और अ को उदासीन स्वर भी कहते हैं। हो गया, तो यह तो थी आपके बारे में उत्पत्ति के आधार पर चर्चा कर लिए। ठीक है, आगे देखिए। तो इतना आप लोगों को हो गया, तो आगे चलिए देखते हैं अगला वाला क्या देखेंगे।
तो उसको देखेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से इसको आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। हो गया? चलिए देखिए अगला वाला क्या देखेंगे, इसमें हम लोगों को देखना क्या है, अगला वाला, जो अगला वाला देखेंगे, मिटाते हैं इसको और बताते हैं। चलिए देखिए, संयुक्त स्वर जो है यह भी दो भाग में बटा। संयुक्त स्वर कितने भाग में बटा? दो भाग में बटा। कौन कौन सा? तो आपका जो संयुक्त स्वर है यह कितने भाग में बट गया मेरे दोस्त? दो भाग में बट गया। देखिए संयुक्त स्वर को बांट लेते हैं कितने भाग में? दो भाग में बांटेंगे। आपका एक यहां पर, एक यहां पर। पहला वाला मिलेगा आपको सजाती दीर्घ, ठीक है, इसी को संयुक्त कहते हैं। तो इसी को लिख लेते हैं, अगली चैप्टर अगला देख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? मूल दीर्घ, मूल दीर्घ, ठीक है, इसी को कहते हैं सजातीय दीर्घ, ठीक है, इसी को कहते हैं संधि स्वर, मूल संधि स्वर। आगे देखिए दूसरा वाला क्या मिलेगा? तो आपको मिलने वाला है सजाती। हो गया? जल्दी से इसको देखते हैं, जल्दी से आइए देखिए। हो गया दोस्त? आइए देखिए, हमने बताया कि संयुक्त स्वर को दो भाग में बांटते हैं। पहला वाला मूल दीर्घ स्वर, इसी को कहते हैं सजातीय स्वर, इसी को क्या कहेंगे? सजातीय स्वर। दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा? सजाती है यहां पर, तो यहां पर विजाती हो जाएगा, विजातीय, विजातीय, या इसी को कहेंगे सांध्य स्वर, विजातीय स्वर, या इसी को कहेंगे सांध्य स्वर, इसी को कहते हैं सांध्य स्वर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मूल दीर्घ के अंतर्गत आपको कौन कौन शामिल किया जाता है? तो मूल दीर्घ के अंतर्गत आपको आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, आ, बड़ी तथा बड़ा। जबकि विजाती दीर्घ के अंतर्गत यहाँ पर सजाती दीर्घ है, यहाँ पर विजाती दीर्घ, क्या इसी को कहते हैं सांध्य स्वर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो ए, आई, ओ, औ, यह आपका क्या है? विजाती दीर्घ स्वर, या इसी को कहते हैं सांध्य स्वर, ठीक है। तो जल्दी से बना लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मिलेंगे, इसको अगला लेकर आते हैं, अगला देखेंगे, जल्दी से करिए। हो गया? तो चलिए मेरे दोस्त जाने की आज्ञा दीजिए, हमको मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, और स्वरों का वर्गीकरण ही देखेंगे। अभी स्वरों के वर्गीकरण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त चलता हूं, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जाने की आज्ञा दीजिए, जय हिंद दोस्तों।